कैप्टन अभिमन्यु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब लोगों को समझ में आ गया कि ये जो हुड्डा पिता पुत्र है, ये दुर्योधन और धृतराष्ट्र की मानसिकता में है। किसान में जो नाराजगी जो बनाई गई, वो एक कुल मिलाकर के एक राजनीतिक प्रपंच किया गया। जो व्यवस्थाएं बनी, जो अर्थव्यवस्थाएं जो बनाई गई हैं, उसमें किसान के साथ धोखा तो हुआ है। कैप्टन अभिमन्यु की पहचान कई कारणों से है। राज्य के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, मीडिया हाउसेस हैं, इसके अलावा माइंस के बिजनेस हैं, ढेर सारे बिजनेसेस हैं। और हरियाणा में जो कई सारी स्टोरी मैं देख रहा था, उस स्टोरी में जो मुझे दिखी कैप्टन अभिमन्यु के बारे में, वो स्टोरी थी कि सबसे रिचेस्ट कैंडिडेट के रूप में भी इन्होंने रिकॉर्ड हासिल किया है। तो हम कैप्टन अभिमन्यु से जानेंगे राजनीति के क्या है हरियाणा की राजनीति और किस तरह से इस चुनाव को वो देख रहे हैं। तो कैप्टन साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और इतने दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपका स्वागत है मेरे विधानसभा क्षेत्र और हमारे इस क्षेत्र में। बिल्कुल, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आपने सावित्री जिंदल को भी पछाड़ दिया है, तो आपने जो फाइल किया है कि वो जाहिर सी बात है कि आप जो बिजनेसेस करते हैं उसके आधार पे आपने फाइल किया है, तो ढेर सारे इलाकों में आपके इंटरेस्ट हैं, ढेर सारे इलाकों में आपका बिजनेस है। कैसे आप मैनेज करते हैं चीज़ों को? मैंने पिछले 21 साल से आज तक मैं बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हूँ। कोई बिजनेस नहीं किया मैंने, 21 साल हो गए। कहीं किसी कंपनी में कुछ भी नहीं। जो पुराने परिवार के बिजनेस या इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन्हीं की वैल्यूएशन जो है उसके हिसाब से जो सीए ने रिपोर्ट बनाई होगी मुझे ध्यान भी नहीं है। मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूँ और बहुत कम खर्च में अपना जीवन अपना गुजारा करता हूँ। अधिकतर गांव में रहता हूँ। बिल्कुल। अब ये बताएं कि राजनीति की बात, चूँकि आप चुनाव लड़ रहे हैं और पहले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, अक्सर हाँ राजनीति में कई बार कही जाती है कि हमारी कुछ लर्निंग होती है। तो पिछला आपने विधानसभा चुनाव आप हार गए, तो 5 सालों में आपने क्या सीख ली है राजनीति की? चूँकि राजनीति बहुत ही कड़ा मुहावरा होता है राजनीति का, तो क्या आपने सीखा है? देखिए, हमारा इलाका जो है शुद्ध ग्रामीण इलाका है, इसमें कोई शहर नहीं है। और ये जिसको आप खाप पंचायत का हार्टलैंड कहते हैं हिंदुस्तान का, ये वो इलाका है। हम इस वक्त 24 जो महम 24 के गांव में हैं। साथ ही साथ हमारा बगल में सतरौल खाप, जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी खापों में से है, हम उस इलाके में बैठे हैं। चुनाव के समीकरण में 2019 में 2014 से 20% वोट हमारे बढ़े, और हरियाणा में सिटिंग एमएलए की बीजेपी के शायद एक ही सीट थी जिसने वोट बढ़ाए थे। लोकसभा से भी हरियाणा की सभी सीटों पर हमारे बीजेपी के वोट घटे। एवरेज 30,000 पर सीट। अकेली सीट थी जिसने 10,000 वोट बढ़ाए थे। तो उसके बावजूद भी सामने का जो इक्वेशन है कि वोट इकट्ठा हो गया और उस समीकरण में हम चुनाव नहीं जीत पाए। तो ये इलेक्शन जो है एक बहुत सारे कारणों का एक उसका जो परिणाम है, बहुत सारे कारण होते हैं उसके। और सीख है कि हमें ये देखना है कि हमारी क्या कमी रही। हमने बहुत काम किया और सरकार की जिम्मेदारियां उठाई, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये रहा कि उन जिम्मेदारियों के कारण हमारा समाज, हमारा इलाका अपेक्षा करता है कि एक सामान्य व्यक्ति की तरह रोज सबके बीच में रहना। तो उनका होका पे बैठना बिल्कुल, और सबके बीच में रहना, उस अपेक्षा के कारण से या उतना समय न दे पाने के कारण से कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि भाई हमारे बीच में कम आया जाए। तो अब हमने सीख लिए कि विकास भी करेंगे, काम भी करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने लोगों के बीच में व्यतीत भी करेंगे। जब 2014 में आप चुनाव लड़ रहे थे, तो उस दौरान में अमित शाह जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई आप कैप्टन को जिता कर भेजो, हम बड़ी जिम्मेदारी देंगे। और लोगों को लगता था कि कैप्टन एक चीफ मिनिस्टर के फेस के दावेदार हैं, और कई सारे नेता आज की तारीख में बीजेपी में जाट कम्युनिटी के आप सबसे बड़े एक तरह से बड़े फेस हैं। आज की तारीख में अनिल विज कह रहे हैं कि भाई जी मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ, मैं सबसे सीनियर हूँ। राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि जी मैं तो छोड़ के आया था और मुझे मिला नहीं। आपको लगता है कि आप उस रेस में, हालांकि आप उस रेस में पढ़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आपको लगता है कि जाटों के साथ खास करके बीजेपी में उनको जितना कंपनसेशन मिलना चाहिए था उसमें पार्टी को लगता है कि जाटों की थोड़ी उपेक्षा हुई, या कई बार समीकरण के कारण ओबीसी को ज़्यादा पुश किया गया?
कुल मिलाकर के मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी संस्कृति है, हमारी रीति नीति और पद्धति है, हम जात पात से ऊपर उठ करके कार्यकर्ता के नाते सब काम करते हैं, निर्णय लेते हैं। और आदरणीय अमित शाह जी ने आए थे, उन्होंने मुझे बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हरियाणा सरकार में दी थी, तो हमें पूरी संतुष्टि है। और मैं किसी रेस में नहीं हूँ और मैं कभी एक जाति पाति की राजनीति भी नहीं करता हूँ। अनिल विज जी सीनियर हैं निस्संदेह, वो रेस में होने भी चाहिए। राव इंद्रजीत जी भी सीनियर हैं, वो भी रेस में होने चाहिए। मैं तो तीसरी लाइन में बैठा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं इस रेस में नहीं पड़ता हूँ। लेकिन बीजेपी में तो उल्टा हुआ कि भाई जो सबसे सीनियर है उसकी उपेक्षा करके भाई कई सारे ऐसे व्यक्तियों को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि भाई जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, जो कार्यकर्ता है, संगठन का व्यक्ति है, उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना चाहिए। भजन लाल को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, मोहन यादव को बनाया। तो आपको लगता है कि हरियाणा की जो पॉलिटिक्स आने वाले दिनों में उसमें कैप्टन अभिमन्यु और उस अपने खोए हुए स्पेस को रिक्लेम करेंगे? नहीं, मेरा स्पेस बिल्कुल पूरी तरह से बरकरार है, एवरग्रीन है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोगों के साथ जुड़ाव, वो सबसे बड़ा पैमाना है। मैंने हर चुनाव में अपने जीवन में मेरा वोट बढ़ा है, मेरा साथी टीम टोली उसके संख्या बढ़ी है, हमारा प्यार बढ़ा है, हमारा मोह बढ़ा है। मैं गांव में कहीं भी जाता हूं, मुझे इतना आशीर्वाद मिलता है कि रात के 3-3 बजे तक हम लोगों के बीच में, सुबह 4-4 बजे तक बैठे रहते हैं, महसूस ही नहीं होता हम कहीं और हैं। तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी पूंजी है। हमारे पार्टी का निर्णय है कि पार्टी जो है किसको मुख्यमंत्री बनाए, किसको क्या जिम्मेदारी दे। मैं रेस में नहीं हूँ, पार्टी जो वही जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। और मैं जिम्मेदारी को जात पात के आधार पर कभी भी क्लेम नहीं करता हूँ। अगर पार्टी को मेरी योग्यता लगती है, मेरी क्षमता लगती है, मेरे अंदर कोई लगता है कि मैं कुछ पार्टी के सिद्धांतों रीति के अनुसार सरकार में कोई जिम्मेदारी निभा सकता हूं, तो पार्टी मुझे काम देगी। नहीं तो मैं कार्यकर्ता हूं, मैं बड़े आनंद से समाज के बीच में रह करके और पार्टी का काम करता हूं। अब ये बताइए कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन था, उसके बाद विधानसभा का इलेक्शन, आप दोनों में क्या डिफरेंस पाते हैं? क्या स्थितियां बदली है? जो कांग्रेस का एज था वो खत्म हुआ है, कम हुआ है, या फिर उसी तरह से बरकरार है? बीजेपी अपने को कहाँ पाती है? हरियाणा का बड़ा खूबसूरत इतिहास है। एक तो 57 साल में हरियाणा के पूर्वजों ने एक ऐसी परंपरा डाली है कि जब से हरियाणा बना था, छोटा सा प्रदेश था, तो उसमें बहुत सारे संसाधन नहीं थे, तो उन्होंने परंपरा डाल दी कि हमेशा डबल इंजन की सरकार चलेगी। जो सेंटर में रहेगी वो, जो दिल्ली में सरकार है वही सरकार चंडीगढ़ में बनाते हैं। हरियाणा के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत सियाने हैं, वो गलती नहीं करते हैं। दूसरा, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव बड़ा पलट जाता है। 2019 में लोकसभा में जो हमारे वोट आए 58% से ज़्यादा, 5 महीने बाद बीजेपी के कमल के फूल पे वोट वो 22% से ज़्यादा घट गए, 27,88,000 वोट कम आए। 5 महीने में बाजी पलट देते हैं। 2014 में मेरी विधानसभा में हम 45,000 वोट से पीछे थे, हम फिर 5 महीने में जीत गए। आज फिर हम 45,000 वोट से पीछे हैं, आज फिर हम जीतने वाले हैं। ये हमारी एक हमारे हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा में बड़ा अंतर रहता है। 1996 में बंसीलाल जी के साथ हमारा समझौता था और सामने कांग्रेस थी। एक ही दिन वोट पड़े थे, बैलेट पर मोहर लगी थी। एक ही दिन लोगों ने जो वोट दिया है, 30 सेकंड में एक वोट दिया लोकसभा का, एक वोट दिया विधानसभा का। 15% लोगों ने अलग वोट दिया था। मतलब कितना विवेक है लोगों को, कितने जागृत लोग हैं, उनको मालूम है कौन सा वोट कहाँ डालना है। और हरियाणा विधानसभा के चुनाव में हमेशा जो मुख्य पार्टियां हैं उनका वोट विधानसभा में कभी भी 80% टच नहीं किया, 79% हाईएस्ट गया है। यहाँ इंडिपेंडेंट्स और अदर्स काफ़ी रहते हैं। हमेशा एक यहाँ का हमारा राजनीति का, प्रदेश की राजनीति का है, छोटा प्रदेश है, अगर उसको मैं मानूं कि हाईएस्ट एवर 79% जाता है, तो 96% दो पार्टी में है, तो 16% अगर कम होना है तो लगातार कांग्रेस पार्टी का घट रहा है, बीजेपी का वोट घट नहीं रहा है बल्कि बढ़ रहा है। अच्छा, तो आज की हरियाणा में सरकार बना रहे हैं बीजेपी, आप निश्चिंत रहे। आप ये बताएं कि इस समय बीजेपी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है और सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? बीजेपी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये सर्व समाज की पार्टी है, 36 बिरादरी की पार्टी है, इसका काडर है, विचारधारा है,
राष्ट्र स्तर पर नेता है, प्रदेश स्तर पर नेता है। जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है वही कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है। कांग्रेस आज के दिन एक दल के तौर पर है ही नहीं हरियाणा में। आज कांग्रेस के पूरे जो लीडरशिप है उस पूरी लीडरशिप को धक्के मार करके कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया है। जो क्यों, हुड्डा साहब तो हैं, हुड्डा साहब भी एक कांग्रेस है। पिता पुत्र ही तो हैं, वही कांग्रेस नहीं है। ऐसा मैसेज है कि कांग्रेस पार्टी नहीं है, कि हुड्डा साहब की कोई प्राइवेट फर्म है जो आज चुनाव लड़ रही है। मतलब कुमारी शैलजा इतनी सीनियर लीडर हैं, वो वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स इन द कंट्री हैं। वो शेड्यूल कास्ट के लिए ही नहीं, हरियाणा में उनकी रिस्पेक्ट है। हरियाणा में 36 बिरादरी में उनकी रिस्पेक्ट है। हमारी विरोधी है, हमारी विपक्षी है, लेकिन उनका एक रिस्पेक्ट है। लेकिन उनको कैसे बिल्कुल एक एक सीट के लिए, एक एक टिकट के लिए तड़पा दिया, इस तरह से ह्यूमिलेट किया गया है। तो ये समझ में आता है अगर कुमारी शैलजा को भी ह्यूमिलेट किया जा सकता है सिर्फ इसलिए कि वो मुख्यमंत्री का उन्होंने अपना क्लेम डाल दिया, तो अब लोगों को समझ में आ गया कि ये जो हुड्डा पिता पुत्र है ये दुर्योधन और धृतराष्ट्र की मानसिकता में है कि सुई की नोक के बराबर भी किसी को स्पेस देने को तैयार नहीं है। ये हरियाणा के अंदर इस बात की बड़ा विरोध है कि सब कुछ उन्होंने सेंट्रलाइज कर लिया, कॉन्सेंट्रेट कर ली सारी पावर्स को। यही एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और यही चुनाव बीजेपी को जिताने वाला है। आपको लगता है कि आपको जो मैंडेट मिलेगा उसमें आपको किसी के साथ अलायंस करने की जरूरत नहीं होगी, जैसे पिछली बार आपने जेजेपी के साथ किया था, तो इस बार ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, मुझे पूरी आशा है कि हमारी सरकार स्पष्ट बहुमत की बनेगी। मुझे पूरी आशा है। चुनाव परिणाम, मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं, कोई आ गया 2-4 की जरूरत पड़ गई आ जाएंगे, सरकार बीजेपी बना लेगी, कोई दिक्कत नहीं। एक अंतिम सवाल कि जो हरियाणा में जैसे आपने पहले कहा इतिहास रहा है एक थर्ड फ्रंट की छोटी पार्टियों का, तो बीजेपी जो सारा फोकस है जिसको कहते हैं बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है, इस बात पे आपको लग रहा है कि ये सारे जो जेजेपी और अलग अलग फ्लोटर्स पार्टियां इंडिपेंडेंट हैं ये वोट काटेंगे और कहीं ना कहीं कांग्रेस को डैमेज करेंगे, वो एक बड़ा कॉन्फिडेंस की वजह है? नहीं, कहीं ना कहीं हमें भी डैमेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो पार्टियां हैं, अपने स्वतंत्र पार्टियां हैं, उनका अपना काडर है, ठीक है। आज कोई पार्टी कहीं कमज़ोर है, कहीं मजबूत है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा में इनकी कोई भूमिका नहीं थी, इसलिए उनके वोट नहीं आए, क्योंकि वहाँ पर सीधे बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला था। लेकिन विधानसभा में इन पार्टियों की अपना एक वजूद है, कभी भी विपक्षी को कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी का भी अपना वजूद है, अभय सिंह जी का, अजय सिंह जी का भी ठीक है, उन्होंने अभी उनका भी है, और कई निर्दलीय भी हैं। सबका अपना जगह है, अपनी अपनी सीटों पर वो कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म भी कर रहे होंगे। तो ये कांग्रेस की काट रहे हैं, उसकी काट रहे हैं, मैं ऐसा नहीं समझता। लोग अपने तरीके से वोट देते हैं। कुल मिलाकर के ओवरऑल जो मानस है 36 बिरादरी जो है उसका अगर टोटल में देखता हूँ वो बहुमत बीजेपी के साथ है। न सभी सीटों का हम आकलन करते हैं, पंचकुला से लेकर पलवल तक। तो देखिए, लोकतंत्र में जीत उसी की होगी जिसके साथ सब होंगे। एक अकेली बिरादरी तो सरपंच भी नहीं बना सकती। बिल्कुल। एक जो लोग कहते हैं और खास करके अपोजिशन ये बात कहता है कि भाई आपने फार्म प्रोटेस्ट के दौरान किसानों को नाराज किया, और कई सारे लोग तो अनिल विज पे भी आरोप लगाते हैं कि किसानों के ऊपर जो जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए। पहलवान नाराज है फोगट बंदूकें, फोगट और जो बहनें हैं उनके कारण, ठीक है। अग्निवीर स्कीम के कारण नौजवान नाराज है। तो पहलवान भी नाराज, नौजवान भी नाराज, किसान भी नाराज। ये जो परसेप्शन एक बनाने की कोशिश हुई, आपको लगता है कि इसमें कुछ कमियां थी, कुछ गलतियां हुई, या फिर आपको लगता नहीं ये सब फालतू बातें, परसेप्शन ही है सर? कि कांग्रेस ने जो राजनीति की है और विशेष रूप से हुड्डा परिवार ने, उन्होंने एक नैरेटिव की राजनीति की है। वो कोई भी, उन्होंने 10 साल में एक भी मुद्दा अपने पार्टी के फोरम से, कोई जनता के किसी मुद्दे को लेकर संघर्ष नहीं किया। एक भी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ उन्होंने कांग्रेस पार्टी के फोरम से कोई संघर्ष, कोई लड़ाई, कुछ नहीं किया। कहीं पर खिलाड़ियों को आगे कर दिया, कहीं पर पंजाब से ला करके किसानों को आगे कर दिया। वही जो हमारी एसवाइएल के नहर को तोड़ते हैं लोग, उनको सामने करके और किसान की राजनीति कर ली। तो इन्होंने हमेशा किसी को राइड किया है, किसी की सवारी की है, अपना संघर्ष कभी नहीं किया है। क्योंकि अपने तो ये पिछले 10 सालों में बेल लेते ही रह गए हैं। इनके ऊपर हजारों करोड़ रुपए की तो संपत्तियां जो हैं
वो ईडी ने जब्त करके रखी हुई है और 5 या 6 केस में तो बेल पर चल रहे हैं। उन्हें कोई संघर्ष नहीं किया। किसान का जो मुद्दा रहा, मैं किसान का बेटा हूं, हम खेती किसानी करते हैं। मैंने 20 अक्टूबर 2020 को टेलीविज़न पर बयान देकर के कहा था कि कोई किसान को गाली देता है तो वो हमें गाली देता है। किसान अन्नदाता है। किसान धरती माता का सीना चीर करके, पसीना बहा करके, सांप बिच्छू की परवाह न करके, रात दिन मेहनत करके अनाज पैदा करता है और सरकार अपने भाव पर उसको लेती है। किसान को भाव देने का ये व्यवस्था तो कांग्रेस ने बनाई है, ये कोई हमने तो नहीं बनाई है। 70 साल ये व्यवस्था उन्होंने चलाई। उस अन्नदाता को और ये कहना कि एमएसपी इनकी तोड़ देंगे, मैंने बयान दिया था कि इस धरती पे कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो किसानों की एमएसपी को तोड़ देगा। और अगर भी कैसी स्थिति कभी आ गई तो मैंने 20 अक्टूबर 2020 को बयान दिया था कि हम किसानों के साथ खड़े होंगे। इसीलिए तो आपके प्रति सहानुभूति रही, लेकिन जो लोग उसका विरोध कर रहे थे, जेजेपी जैसी पार्टियां, वो खत्म हो गई या फिर वो अपना सपोर्ट लूज कर गई उन जाटों के बीच में। देखिए, किसान केवल जाट थोड़ी हाँ, है, नहीं, जाट किसान नहीं है, ब्राह्मण भी है, सब कुछ यादव भी हैं। हमारे यहाँ तो जो शेड्यूल कास्ट बिरादरी के हमारे बैकवर्ड भाई भी हैं, वो भी खेती किसानी करते हैं। हम तो सब मिलकर के किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। तो किसान में जो नाराजगी जो बनाई गई, वो एक कुल मिलाकर के एक राजनीतिक प्रपंच किया गया जो किसान के हित में मोदी जी ने किया है। 6,000 रुपये की पेंशन कांग्रेस ने कभी क्यों नहीं की? हुड्डा साहब स्वामीनाथन आयोग के जो कमेटी की रिपोर्ट के रिव्यू के वो चेयरमैन थे, उन्होंने उसको खोल करके भी नहीं देखा। उन्होंने लागू करना तो दूर, आज 24 फसलों पर एमएसपी मिल रही है। आज हमें जो है हर प्रकार से किसानों को खाते में उनके पैसा आ रहा है, पेमेंट आ रही है। ये सोलर ट्यूबवेल की स्कीम, सब जगह सोलर ट्यूबवेल लगा दिए गए हैं। ये इतना कुछ किया जा रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ? और आगे भी बेहतर करेंगे और बेहतर। किसान को देखो, किसान को ज़रूरत है। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का दर्द समझता हूँ। वास्तव में ये किसान के साथ में जो व्यवस्था है, जो व्यवस्थाएं बनी, जो अर्थव्यवस्थाएं जो बनाई गई हैं, उसमें किसान के साथ धोखा तो हुआ है। किसान की मेहनत का मोल नहीं मिलता है। बिल्कुल। एसी के कमरों में बैठे हुए लोगों को ज़्यादा कमाई हो जाती है। और सीधा सीधा मैं आपको एक्सप्लेन करूं इकोनॉमिक टर्म्स में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर की पर कैपिटा इनकम का मैं अगर आपको पैमाना दूं, मुझे बड़ा दुख होता है, मैं एक स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हूं, कि किसान की आमदनी अगर टोटल 100 रुपये में से केवल 15 पैसे है, 15% है जो प्राइमरी सेक्टर को आमदनी मिलती है। और उस 15 पैसे पे अगर 100 रुपये हैं देश में, 15 रुपये किसानों को मिलते हैं, और उस 15 रुपये में निर्भर कितने 60% लोग हैं जी। और जहां बाकी सेकेंडरी और सर्विसेज सेक्टर, जिसको टर्शरी सेक्टर कहते हैं, वो 40% लोग जो है 85% पे, यानी कि हर आदमी को अगर 40 लोगों को मैं पैसा दूं तो 2-2 रुपये तो उनको मिले, और किसानों में 60 लोगों में 15 रुपये बांटूं तो उनको जो है 25-25 पैसे मिले। तो बेईमानी तो व्यवस्था में बनाई ना कांग्रेस ने आज़ादी के बाद। इस व्यवस्था को बदलने का काम कभी ना कभी हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन अभिमन्यु का। वो कह रहे हैं कि किस तरह से किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन बीजेपी ऑप्टिमिस्टिक है और कॉन्फिडेंट है कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। शंकर अनिमेश, द पॉइंट। थैंक यू सर।